सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। आज फ्राइडे है और 3 बजे से पहले मैंने ये कनेक्ट करना शुरू कर दिया है ताकि आप लोग गवाह रहें कि मैं जो है ना इन दो ख़वातीन को जो है वो वेलकम करना चाहती हूँ। ये खुद ही जो है वो लिंक इनसे ऑपरेट नहीं होता। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दो ये अल्फाज बड़े बुरे लगते हैं, ख़ास करके जब बिजली का बिल, पेट्रोल का बिल हर 10 दिन के बाद और हर 15 दिन के बाद ये रेट्स जो है वो आपको पता लग रहे होते हैं। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन, लेकिन सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल, जिसमें हम आपके जनरल मसाइल नहीं पे बात करते हैं। हम आपसे बात करते हैं गायनी फेमिनिज़म के हवाले से, और जिसमें हमारे पास मर्दों और ख़वातीन के जो तौलीद सेहत के हवाले से जो सवालात आते हैं उसके ऊपर वो सवालात हम डॉक्टर तायरा के सामने रखते हैं और फिर इनके जवाबात वो देती हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके सवालात हमें रिसीव होते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 03330194 726। आप इस पर हमसे सवालात कर सकते हैं और फिर हम जब जुम्मे का हमारा आपसे फेसबुक लाइव होता है तो फिर डॉक्टर तायरा के सामने हम ये सवालात रख देते हैं। अब जैसे ही हमारा एक सिलसिला ऑब्वियसली वो ज्वाइन करने का शुरू होगा तो फिर हम अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आप जो प्रोग्राम्स गुज़र चुके हैं, अगर आप उसके ऊपर हम अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, मालूमात बढ़ाना चाहते हैं, ख़ास करके जब हम माहवारी के बारे में बात करते हैं, ख़ास करके जब हम इसकात हम्ल के हवाले से बात करते हैं, बाज़ औक़ात हम ज़चगी, हमने बहुत से पॉडकास्ट ऐसे किए हैं जिसमें हमने ज़चगी और ज़चगी से जुड़े मसाइल के हवाले से बात की है। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस अक्स डिजिटल स्टूडियो जहाँ के यूट्यूब की वीडियोस पड़ी हुई होती हैं, आप उसको जाके सुन सकते हैं। हमारी अक्स की वेबसाइट है, उसमें आप जो है वो वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे गायनी फेमिनिज़म कॉर्नर है हमारा, वहाँ पे आप उसको खोलें और फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। जिस भी मौजू के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो वीडियो जो है वो आपको ओपन हो जाएगी और उस हवाले से फिर आप जान सकेंगे। ये सिलसिला ऑब्वियसली हम लोगों ने 6 महीने पहले शुरू किया था। अब तक हम तकरीबन कुछ 26 के करीब पॉडकास्ट कर चुके हैं और इन पॉडकास्ट का सिंपल और स्ट्रेट एक मकसद है कि हम चाहते हैं कि ख़वातीन की ज़िंदगियाँ सहल करें, उनकी सेहत के हवाले से जो भी उनकी तशवीश मौजूद है हालात के हवाले से, उसको हम जानें और ताकि उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो सहल हो सके, बेहतर हो सके। मैं इंतज़ार करी जैसे ही डॉक्टर तायरा और तस्नीम अहमद हमें ज्वाइन करती, हम बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। तस्नीम साहिबा ने हमें ये मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, मैंने उनको ऐड कर विदाउट एनी डिले। तो ये हालात है, मैं वेट कर रही हूँ और जैसे जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। जी वालेकुम सलाम। आज देखें जल्दी जल्दी हो गया। मैं यही कह रही थी, मेरे कहा प्लीज मेरी तरफ से किसी किस्म का डिले नहीं होता। ये लोग मुझे जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं। ये डॉक्टर तायरा आ गई है पूरे, ये मैं इनको एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो बस डॉक्टर तायरा भी आ गई है। मैं भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले हफ्ते मैंने मिस किया आप दोनों को बहुत ज्यादा, लेकिन वो बस हमने आपको ज्यादा मिस किया। वैसे आपने तो किया ही होगा, मगर हमने और आपका जिक्र खैर बहुत किया हमने अपने प्रोग्राम। तस्नीम का बस नहीं चलता और डॉक्टर तायरा की शान में जो है ना किताबें लिखना शुरू कर दे। लिख नहीं सकती ना। ऐसा लगता है कि डॉक्टर तायरा पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन ये है कि उसकी लिंक नहीं शेयर हुई शायद था हमारे उस वाले पॉडकास्ट, उसकी लिंक शेयर मैंने नहीं हुई। यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया। मैं अभी आप लोग के साथ लिंक भी शेयर कर ले। सारा सुन तो ले हमने कितनी बातें की। नहीं लगाया
तो लेकिन वो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा जी मुश्किल था, और वैसे तो मैं हर सूरत कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, नहीं वो मौजूद है कि वो रीजन ऐसा था कि आप नहीं हाँ, कर पा रहे। इसलिए अभी आप देखें मैं फटाफट उठ के मुंह हाथ धो के लिपस्टिक लगा के शर्ट चेंज करके बैठ गई हूँ। और बिस्किट और चाय तो है ही आपके पास? हाँ, नहीं आज मैंने कॉफी पी है, तो मैंने कहा जरा आंखें ज्यादा खोल लूं कॉफी पी के। सही आप लोग की आवाज क्यों कम आ रही है? कम क्यों? ये मेरे कान खराब, पता नहीं आवाज कम आ रही, मुझे कम आ रही है वैसे ना। यार अच्छा नहीं, अच्छा मेरा मैं तो वो बिल्कुल पहन वॉल्यूम लेती टॉप हूँ, पे है। अगर आप कहते हैं तो मैं वो पहन लेती हूँ अपने हैंड फ्री। लेट मी सी वेयर आर दोस। सो चलो मैं तो गुजारा करूंगी, आई होप ये जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी आवाज आ रही होगी। मैं एक मिनट, डॉक्टर तायरा आप लोग बहुत मिस बिकॉज करते आप लाउड पे शुरू ही हैं करें, बिल्कुल। इंट्रो शुरू करें, मैं जस्ट हैंड फ्री देख लूं। इसलिए कि इसके अलावा तो मुझे पता ठीक ही है, नहीं करना तस्लीम आ क्या रही है। आवाज, आ कोई रही है? मसला नहीं है। सच मैंने कहा थोड़ा सा तेज हो जाए तो लाइट ना हो जाए। ये ले जनाब, मेरा तस्लीम हैंड मेरा फ्री गाना भी आ शुरू गया। कर ले। हाँ और आप मैंने शुरू करें बिल्कुल, और फिर हम। मैं तो अपना भाषण कर चुकी हूँ। आप भाषण दे चुकी हैं अपना? हाँ दे चुकी। चले जी, हाँ डॉक्टर तायरा से हम पूछते हैं आज फिर हम, क्योंकि लास्ट टाइम भी जाहिर है कि हमने जब इस गुज़िश्ता से पहला वाला जो हमारा प्रोग्राम था उसमें मिस कैरेज पे काफी कुछ इन्होंने हमें बताया था, और मेरे ख्याल से इंटरेस्ट भी लोगों का बहुत था, तो थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेंगे और उसके बाद सवाल, क्योंकि सवाल बहुत सारे थे और हमने लिए नहीं कर। लास्ट प्रोग्राम में भी हमारे कुछ सवाल थे जो हमने कहा था कि हम अगले प्रोग्राम में लेंगे। तो ताहिरा आप कुछ और बताना चाहेंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें तो आपने बता दी थी, मगर आपने फिर भी मुझे याद है कहा था कि अभी कुछ और किस्में मिसकैरेज की रहती हैं। तो आई एम सॉरी, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन कौन सी बताई थी। उसके लिए मुझे पिछला प्रोग्राम देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात मिसकैरेजेस से हट के, चूंकि हम शुरू में कोई ना कोई बात करते हैं और ये भी बड़ा रीसेंट वाकया है, और इसमें मैं काफी दुखी भी हूँ जो मियाँ वाली में डॉक्टर सिद्रा न्याजी को उनके अब्बा ने गोली मार के हलाक किया है कनपट्टी में, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने किसी जाहिल कजन से शादी नहीं करना चाहती थी, और वो घर से भी नहीं गई, घर में मौजूद रही, और उसने कहा कि बस सिर्फ मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और अब्बा ने उनके यहाँ पे रख के गोली चलाई, और उनकी दोनों आंखें, जाहिर है आप यहाँ पे चलाएंगे तो दोनों आंखें बाहर निकल गई, और फिर बहरहाल हमसायों ने पुलिस वगैरह बुलाई, और फिर वो DHQ मियाँ वाली और DHQ पिंडी में वेंटिलेटर पे रही, लेकिन जाहिर है कहाँ बच सकती थी। तो इट वॉज वेरी वेरी अपसेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग कि आप क्लेम करते हैं कि आप बहुत ज्यादा इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो इस्लाम में तो लड़की की मर्जी के बगैर शादी ही नहीं हो सकती, बिल्कुल। और फिर आप किस तरह का जो है वो मजहब को फॉलो कर रहे हैं, और आप एक लड़की को जो कि अपनी पसंद की शादी भी करे तो ठीक है, लेकिन आपकी नजर में अगर वो बात ठीक नहीं है तो वो भी नहीं कर रही, वो सिर्फ ये कह रही है कि जो आपने बंदा सेलेक्ट किया है वो मेरे मेंटल स्टेटस या मयार के मुताबिक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ लोग एक सवाल उठाते हैं, मर्द भी तो पता नहीं कितना पढ़ लिख जाते हैं और अपनी यानी अपने से कम औरतों से शादी करते हैं, करते होंगे इसलिए कि उन्हें अपने से दबी हुई औरत ही पसंद आती है, उन्हें अपने पीछे चलती हुई औरत पसंद आती है, इसलिए वो किसी भी लेवल की औरत से शादी करने पे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दैट औरत इज जस्ट ए टूल फॉर देम। It's very hard to say, but that is just tool to say to use it. So औरत जो है वो किसी भी मर्द से इसलिए शादी नहीं करती कि उसने उसे अपने पीछे लगाना है, वो एक जिंदगी का साथी ढूंढना चाहती है, और स्पेशली जब वो शऊर की मंजिल तक पहुंच चुकी हो। तो अब अगला लोग कहेंगे कि ठीक है फिर लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है, जाहिर है नहीं पढ़ाएंगे तो फिर अब्बा के हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे करेंगी, फिर जिस खूंटे से भी बांध देंगे चल पड़ेंगी। हाँ
तो बस शादुल्ला के चूहे बना दें सबको और टोपियां पहना दें ताकि वो अकल बढ़े ही ना, शऊर आए ना, स्कूल जाए ना, वो अपनी वो तो ये मर्जी। ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो कहा हाँ, था, मैंने तो तब के कहा था कि मेरा ख्याल ये है कि 25-30 की उम्र में मारने से बेहतर ये है कि आप पैदा होते ही मार दें। क्या फर्क है उस वक्त जिंदा दफन करने में और अब जिंदा को गोली मारने में? क्या फर्क है? कोई फर्क है नहीं। सिर्फ ये कि आपने एक लड़की को 25-30 साल उन रिस्ट्रिक्शंस में रखा और उसके बाद आपने उसे गोली मार के रवाना कर दिया अगले जहां, क्योंकि वो आपकी ट्रेडिशंस या आपकी जो उससे वो मैच नहीं करती, और लड़की होने के नाते उसको ये हक नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सके। सो दिस वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और अभी एक और लड़की का मुझे किसी ने एक तो जाहिर है लोग मुझे समझते हैं कि मैं फेमिनिज्म पे लिखती हूँ, सो अभी मुझे एक और किसी ने तस्वीरें भेजी हैं जिसमें लड़की को पत्थरों से हिलाक किया गया है और उसपे भी कुछ इसी तरह की चीज है। वो अभी मैं बहुत बिजी थी, मैंने डिटेल से नहीं देखा, लेकिन उसमें मुझे उन्होंने डॉक्टर सिद्रा की भी मुझे तस्वीर भेजी थी शुरू में ही। ये अखबार वगैरह में न्यूज में तो बाद में आई, लेकिन वहां की किसी खातून ने मुझे तस्वीर भेजी थी और अभी भी किसी साहब ने तस्वीर भेजी है। जो लोकल लोग होते हैं जो इस बात पे अपसेट फील करते हैं और वो चाहते हैं कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए, वो फिर मुझसे यानी वो समझते हैं कि शायद मैं इतना दर्द दिल रखती हूँ, तो वो फिर मुझसे कांटेक्ट करते हैं। हाँ, एटलीस्ट हम एक जरिया तो बन जाते हैं ना कि किसी के दुख को हम महसूस कर रहे हैं और फिर उस पे अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं और एक तरह से अपनी जो नापसंदगी है इस पूरे अमल की उसका भी इजहार कर रहे हैं कि दिस इज नॉट ऑन। इस तरह का रवैया जो है वो खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ रवा रखना हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जबकि हम अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान कहलाते हैं, तो फिर तो आप सिर्फ इसी हुक्म को मान लें कि लड़की की मर्जी के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। ये तो एक प्रीरिक्विजिट है। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि हम खाली रिचुअल्स की हद तक, मेरा ख्याल है जो बेसिक बुनियादी रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने में और बाकी सारा कुछ करने में हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन जहाँ पेट्रियार्की से कट के किसी को राइट्स देने की बात है, वो हम नहीं कर सकते। वो और उसमें एंगर, हमारे माशरे के मर्द में एंगर इस कदर है और एंगर मैनेजमेंट जीरो है और उसका बस नहीं चलता कि, और वो एंगर का जो आउटलेट है वो सिर्फ और सिर्फ घर की औरत है, चाहे वो बेटी हो, वो बहन हो या बीवी हो। माँ की थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, मगर अक्सर जगहों पे वैसे माँ की भी नहीं बहुत होती। जगह पे बच पाती। जी, मैंने यही कहने लगी थी। तो एंगर मैनेजमेंट या फ्रस्ट्रेशन आउटलेट, इसलिए कि आप हमेशा अपने से कमजोर पे ये करते हैं। उससे पहले फातिमा की डेथ हुई थी, वो जो रानीपुर की वो थी, तो उसमें भी जाहिर है बहुत, वो भी आप देख लें एक कमजोर बच्ची। आप और मुझे हैरत होती है इतने मुसलसल वाकयात होने के बावजूद किस तरह लोग उसको उसके यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी कोई ना नॉर्मलाइज कर देते हैं। नहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं वैसा हुआ होगा। फिर ये होता है कि जी ऐसे वाकयात को छालने से मुल्क की बदनामी हाँ, होती है, ये ना करें। अरे भाई, जब मुल्क में वाकयात हो रहे हैं तो उनको सामने तो लेके नहीं बदनामी क्या मतलब? आप अपना गंद कारपेट के नीचे छुपा के समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कहते हैं कि गरेबान में मुंह डाल के जरूर देख लेना चाहिए। और स्पेशली हमारे मुल्क की जो सोसाइटी है जो बहुत ही ज्यादा मेल डोमिनेटिंग और जिनका ख्याल ये है कि हम जैसी औरतें जो हैं वो उसको खराब कर रही हैं। औरत, यानी मैं बहुत इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड हूँ कल परसों से कि औरत किसी भी क्लास की हो, किसी भी लेवल पे हो, वो किसी ना किसी तरीके से अब्यूज सह रही है।
उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी मर्द का अब्यूज जरूर है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो, अब आप यही देख लें कि चले अगर हमारे घर में अब्यूज नहीं है और हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अब्यूज का शिकार हैं, तो फेसबुक पे कितने हजारों लोग आके हमें अब्यूज करते हैं। मैंने ताले वाली बात की थी और स्टिल आई से दैट आई वाज नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट सॉरी टू हाईलाइट दैट, और स्टिल मैं बात कोई और करती हूँ और नीचे कोई ना कोई साहब जो हैं वो मुझे शेमिंग वर्ड्स में, वो समझते हैं कि शायद मैं शर्मा जाऊंगी या इस तरह का वो कह के, तो वो शायद मुझे एट द कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे या रिड्यूसिंग लेवल पे ले जाएंगे। वो नहीं समझते कि मैं इस तरह के हरबों से हार मानने वाली नहीं हूँ। आप लोहे की लोहे के ही लोहे को जंग लग जाता है। आप तो है ना, वो ट्रीटमेंट हुआ है जनाब। हाँ, ट्रीटमेंट होता है लोहे का, जब जिसको फिर जंग नहीं लगता, तो हम तो ट्रीटेड लोहा, आप और इस ट्रीटेड लोहा में आपके नक्शे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन करें, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट, क्योंकि कल मुझे एक और हमारी दोस्त है कनाडा में, तो उन्होंने ऐसे गपशप हो रही थी और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको फैमिली से बैकलैश नहीं आता? यानी मुश्किल है ना मेरे जैसी खातून को बर्दाश्त करना जो इतनी, और जाहिर है एक ट्रेडिशनल फैमिली से मैं ताल्लुक रखती हूँ। मैंने कहा ओहो भाई बहुत आता है, ज्यादातर लोग तो हमसे मिलना पसंद नहीं करते कि हम उनकी बीवियों को खराब कर देंगे। मेरे जो बहुत करीबी यानी कि ब्रदर इन लॉज वगैरह हैं, दे डोंट लाइक दैट जो मैं बातें करती हूँ और जो मैं कहती हूँ और जो मैं सुनती हूँ और जो मैं लिखती हूँ, जो मैं लिखती हूँ कि औरत का ये रोल नहीं है, तो क्या पता कि मैं किन किन महाजों पे लड़ के ये सारा कुछ लिखती हूँ, लेकिन आई डोंट केयर। द बेसिक बात ये है कि मुझे हमेशा मेरे अब्बा ने ऐसी जिंदगी गुजारी थी, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मैंने बल्कि उनकी कल परसों एक बात लिखी भी थी कि मेरी बहन की मंगनी हो चुकी थी और होने वाली सास जो है वो होने वाली नंद के हमरा मिलने के लिए आई, और जो नंद थी वो किसी और शहर से आई हुई थी अपनी अम्मा के घर। तो उनके जब वो इधर आ गई, और उस जमाने में फोन शोन तो इतने होते नहीं थे, ये अर्ली 80s की बात है, तो उनके हस्बैंड कहीं उन्हें मिलने पहुंचे उनके मैके, तो वो पता चला कि वो तो पिंडी चली गई है अपनी माँ के साथ। तो वो रातों रात पिंडी पहुंचे और बगैर ये लिहाज किए हुए कि वो एक अजनबी घर में है, सॉर्ट ऑफ अजनबी घर, यानी कि दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने वो क़यामत उठाई और अपनी सास और बेगम की वो बेइज्जती की कि वो उनकी इजाजत के बगैर वो यहाँ क्यों आई हैं। तो मेरे अब्बा जो हैं वो थोड़ी देर देखते रहे और उसके बाद मेरे अब्बा ने उन्हें इस कदर डांटा विदाउट रियलाइजिंग कि ये होने वाली ससुराल का दामाद है, इस कदर डांटा उन्होंने। मेरे अब्बा को जब बहुत गुस्सा आया करता था ना, तो वो अगले को मुखातिब किया करते थे मियाँ, अरे मियाँ तुम देख नहीं रहे हो कि तुम किस वक्त से तुमने तूफान उठाया हुआ है और बच्ची बेचारी जो है वो आगे से बोल ही नहीं रही, क्या हुआ? अपनी माँ के साथ आई है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे घर में तुम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। आप सोचेंगे मेरे अब्बा ये थे कि जो लोग कहते हैं कि बेटी के ससुराल के सामने ओ जरा सी भी बात ना करें कि अभी तो खाली मंगनी ही हुई हुई है, लेकिन मेरे अब्बा बहुत बहुत इस तरह के थे कि वो जो बात कहनी है वो कहते थे। तो मैंने मेरा ख्याल अपने अब्बा की ट्रू कॉपी हूँ कि जो बात मैंने कहनी है वो मैं कहती हूँ, बिल्कुल, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई मुझे मिलना चाहे, चाहे मुझे कोई ना मिलना चाहे, आई डोंट केयर। आई विश के आप जैसी और ख़वातीन सामने आएं और बाकी ख़वातीन की हिम्मत बढ़ाएं कि वो भी अपने अंदर इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत पैदा कर सकें कि दुनिया का मुकाबला। मैं ये बातें बताती ही इसीलिए हूँ, बिल्ली की तरह ना घर में बैठा रहे। मैं ये
बातें बताती ही इसीलिए हूँ कि ये ना समझें कि मुझे मेरा फेमिनिज्म जो है वो प्लेट में रख के मिला है, और मैं कोई बहुत जो है वो आगे पीछे लोग मुझे फूलों का हार पहना रहे हैं ये बातें करने पे। मैं ये बातें सिर्फ बताती ही इसीलिए हूँ कि ऐसा नहीं है। ना जाने कहाँ कहाँ किस लेवल पे मुझे कौन कौन सी चीजें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मेरे पास अल्लाह ने मुझे ये एबिलिटी दी है अपनी जबान से और अपने पेन से और अपने दिमाग से, और प्रोफेशन जो आपका है, प्रोफेशन भी है, और यानी प्रोफेशन में तो चले एक मैं गायनी फेमिनिज्म की बात करती हूँ, लेकिन जो सोशल इश्यूज पे बात करती हूँ, अगर मेरे में इतनी जुर्रत है कि आई कैन स्पीक, आई कैन शाउट आउट, आई कैन लाइक राइट, और आई कैन हाईलाइट द थिंग्स, तो आई हैव टू डू इट, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये एबिलिटी मिली है। ठीक है, सब में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़कियां जो हैं वो ये हिम्मत पकड़े, और जो रिपरकशंस होती हैं, जो आपको इसके मुकाबले में मुश्किलात आती हैं, वो सोचें कि प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलता भाई हर चीज की एक कीमत होती है। आपको ये बताऊं कि अक्सर तो ये ताने मिलते हैं, अगर आपने कहीं पे कोई छोटी सी भी कमजोरी का इजहार कर दिया, इंसान है आप, किसी चीज से डर भी लगता है, किसी चीज से आप घबरा भी जाते, तो वो अगला फिर ये कहते हैं अरे तुम तो इतनी एमेंसिपेटेड खातून हो, तुम तो विमेन एमेंसिपेशन की बातें करती हो और तुम डर गई। अरे भाई इंसान डर भी सकती हो, तो जाहिर है कि आपको हर मतलब आपके लिए आपकी जो काविशें होती हैं खवातीन के हुकूक पे बात करने के लिए, वो अक्सर आपके लिए वो एक ताना बन जाती हैं कि आप खवातीन के हुकूक पे बात करते और आप खुद जो है वो डर गई हैं, या आप खुद जो है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रही। तो बहुत जगह पे हमें ये सुनना पड़ता है और इसको बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि इंसान है हम, कोई पत्थर के बने हुए नहीं है, कोई खलाई मखलूक नहीं है। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि हम बहुत नाजुक एहसासात के मालिक हैं, इसीलिए हम बहुत डीप डाउन चीजें हम फील करते हैं, लिखते हैं। वरना आप मुझे ये बताइए, मैं मतलब बाज़ बार सोचती हूँ कि मैं लोगों से पूछूं कि मैं तो अच्छी भली जिंदगी गुजार रही हूँ, अपने करियर है, अपनी और बहुत सी चीजें हैं, लिटरेरी राइटिंग है मेरी जो कि बहुत मेरा पैशन है और जिसके लिए मैं बहुत वो करती हूँ, तो उससे हट के मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं आके आप सबके दरमियान खड़ी हो जाती हूँ और हर ABC जो कि किसी काबिल नहीं होता उसकी गालियां बर्दाश्त करती हूँ और उसके नंगे जुमले दिलाने के लिए या किसी मजलूम की आवाज बनने के लिए, ये असल। तो आखिर में मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं जैसे मैंने अभी डॉक्टर सिद्रा नियाजी के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है, उससे पहले मैंने रानीपुर की फातिमा के लिए बहुत लिखा था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बल्कि मैंने उर्दू में ट्रांसलेट की और वो मैंने वो फैली, वो बल्कि मुझे अमर सिंधु ने कहा था कि ये प्लीज हमें ट्रांसलेट कर दीजिए, और डॉक्टर सुमैया जो उसकी मेन वो हैं उनसे मैंने वो दोबारा चेक करवाई और वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि हाँ ये तो तुमने उर्दू में 100% वही लिखा है जिसपे हम लोगों ने, जो पुलिस सर्जन थी बीच में, कि जो हमने लिखा था। तो मैंने कहा कि बस ठीक है, अगर मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं उर्दू में आम फहम जुबान में लोगों को वो बातें बता सकती हूँ जो अंग्रेजी में साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, तो व्हाई नॉट। और उससे बात दूर तक फैलती भी है और लोगों को सबको पता चलता है, तो ठीक है। ये मेरा यानी मैं समझती हूँ कि दिस इज माय, इफ आई हैव द एबिलिटी देन आई हैव टू यूज इट एंड आई हैव टू सर्व द कम्युनिटी। ना डॉक्टर तारा, फिर आपकी वो जिम्मेदारी एक अखलाकी भी बन जाती है, आपकी एक इंसानी जिम्मेदारी भी, एक इंसानी एहसास भी बन जाता है कि आप इन चीजों पे बात करें, और हम आपके साथ हैं। नहीं, आप लोग तो जाहिर है मेरी बैकबोन है, आप नहीं होंगे तो मैं कहाँ। आप नहीं लोग नहीं, हाँ ये सोचे ना, शायद कुछ सवालात शुरू करें, जी हाँ, मैं पूछ लेती हूँ।
अच्छा, ये मेरे पास हमने ये क्वेश्चंस रिसीव किए थे जब हमने ये बात की थी ना कि हमें मिस कैरेजेस के हवाले से जो हमारा जी प्रोग्राम था, तो हमने कोशिश की है कि हम यही तमाम सवालात इस तरह ही तरतीब दें जो कि इस हवाले से। जो पहला सवाल मैं शामिल कर रही हूँ वो ये कह रही है कि मेरे 5 सी सेक्शन हो गए हैं, मेरी उम्र 24 साल है और मेरे बच्चों की वफात हो जाती है। अब मुझे हर वक्त ऑपरेशंस में दर्द रहता है और मेरे जिस्म पर बाल ज्यादा हो रहे हैं, पेट पर जेरे नाफ सर के सर सारे झड़ गए हैं। मैं इन मसलों से बहुत परेशान हूँ, मेहरबानी फरमाकर मेरी रहनुमाई करें। 5 cesarean section at the age of 24. Can you imagine the life of this girl who has not reached to her proper, क्या कहना चाहिए, यानी कि एक हमारी 24 पे 25 पे शादी हुई थी और वो भी अभी मैं सोचती हूँ कि हाय हाय जल्दी हो गई थी और ये 24 की उम्र में 5 सिजेरियन करवा चुकी हैं, इतनी दफा पेट कटवा चुकी हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनके कितने बच्चे जिंदा हैं और कितने नहीं हैं, लेकिन बेटा दर्द तो आपको रहेगा, क्योंकि 5 सिजेरियन बार बार काट के और बार बार वहां से सीना कोई आसान चीज नहीं है, ठीक है। और सारी की सारी अंदर से बॉडी, आप मिसाल के तौर पे ये सोचें कि अगर आप अपने ये सारे मर्दों के साथ, मतलब आप मैं जरा कि अगर उनके बाजू पे कट लगे और वो कट ज्यादा डीप भी ना हो और उस लगाएं और फिर तीसरी दफा कट लगाएं और फिर चौथी दफा कट लगाएं, तो फिर मैं उनसे पूछूं कि यहाँ पे कितनी दर्द होती है। और ये तो पूरा का पूरा पेट काटना है। और यकीन कीजिए एनाटमी यानी कि आपकी जो नॉर्मल साख्त होती है जिस्म की, वो बिगड़ जाती है एक ही दफा सिजेरियन करने से, क्योंकि वो वैसी नहीं रहती। आप उस पर धागे इस्तेमाल करते हैं, टांके लगाते हैं, काटते हैं, सारा कुछ है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इनको मजीद बच्चों की तरफ जाना चाहिए। और जो बाकी की प्रॉब्लम्स ये कह रही हैं कि बाल ज्यादा हो रहे हैं, वो हो सकता है ये मोटी हो चुकी हों। और जब भी आप मोटे होते हैं तो आपकी बॉडी में फैट यानी चर्बी जब बढ़ती है तो आपका जो एक हार्मोन होता है, उसका हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इनको चाहिए कि ये कुछ YouTube से देख के एक्सरसाइजेस करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें कि जिससे इन्हें पेन तो ज्यादा ना हो लेकिन इनके जिस्म की चर्बी कम हो। और अगर एक्सरसाइजेस से कम नहीं होता तो फिर डाइट करें, ताकि जिस्म के जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल की तरफ वापस जाएं, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्शन गोलियां अगर यूज कर लें, जिसे फैमिला कहते हैं, अगर फैमिला यूज कर लें तो तब भी ये 6 महीने से 1 साल तक पीरियड्स को अगर ये सप्रेस करेंगी तो तब भी पेन में कमी आ जाएगी। और बहुत लोग सोचते हैं कि फैमिला के बाद से वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। अगर आप हाई कैलोरी डाइट नहीं लेते, अगर आप सैलड्स और उन सारी चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं, तो आपका वेट परफेक्टली कंट्रोल में रहता है। जी अच्छा डॉक्टर ताहिरा, ये इंजीनियर सफीर अहमद साहब हैं, इनका भी इनफर्टिलिटी का मसला है। वो लिखते हैं कि मैम एग्स नॉर्मल नहीं हो रहे, 3 एग्स होते हैं, उनका भी साइज नॉर्मल नहीं होता, पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं होते, जस्ट स्पॉट होता है। काइंडली बताइए, रावलपिंडी से बहुत सी अच्छी डॉक्टर से भी चेकअप करा चुके हैं, डॉक्टर आलिया इस्लामाबाद में बहुत सी जगह से इंजेक्शन लगा लगा के बेगम की हालत खराब करा दी है। 4000 का इंजेक्शन होता है। काइंडली कुछ बताएं कि इसकी रूट कॉज क्या है। और वो आपसे ये भी जानना चाह रहे थे कि अगर हरिपुर या रावलपिंडी में कोई डॉक्टर हैं तो वो भी बता दें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद कि वेट और एज प्लीज जरूर लिखा करें। अब इन्होंने वेट और एज नहीं लिखा इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन एक हार्मोन टेस्ट आता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ए फॉर एप्पल, एम फॉर मून और एच फॉर हॉर्स, AMH, ये करवा लें। इससे पता, ये कभी भी करवा सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप पीरियड्स के दौरान कराएं। इससे पता चल जाएगा कि ओवरीज में यानी बैजादानियों में कितनी ताकत है और वो प्रॉपर अंडे क्यों नहीं बना रही इंजेक्शंस के लगने के बावजूद। ये हो सकता है कि ओवरीज जो है उनमें अंडे बनाने की सलाहियत ही कमजोर हो गई हो, इतने ज्यादा इंजेक्शंस और इतनी दवाइयों और वैसे। तो AMH आपको क्लियर कट एक सही पिक्चर दिखा देगा।
वो सब लोग जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और जिनको डॉक्टर्स ये कहती हैं कि अंडे ठीक नहीं बन रहे, उन सब के लिए मेरा ये कहना है कि प्लीज AMH करवा लें कभी भी। उससे आपको 100% पता चल जाएगा कि कितने के ओवरीज में कितना दमखम बाकी है और इलाज कितना कामयाब होगा। अच्छा, ये 29 साल की हैं, इनका वेट 52 है, शादी को 3 साल हो चुके हैं और ये कह रही है कि इनकी 2 प्रेगनेंसीज हुई थी। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई जो कि सेल्फ-एक्टोमी जी, और आई वांट टू आस्क दैट आफ्टर वन एक्टोपिक प्रेगनेंसी चांसेस ऑफ नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने होते हैं, और वो ये जानना चाह रही थी कि अगर आप हिस्टेरेक्टोमी के बारे में कुछ बताएं। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद काफी चांसेस होते हैं अगली दफा भी एक्टोपिक होने के, अगर ट्यूब रिमूव ना की जाए तो। अगर मेडिकल मैनेजमेंट हुई है यानी दवाइयों से एक्टोपिक को नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि सेल्फ इंजेक्टमी हो गई थी। सेल्फ इंजेक्टमी का मतलब ये है कि ट्यूब रिमूव हो गई है, तो उस ट्यूब में तो अब उस ट्यूब से तो यानी वो ट्यूब खत्म हो गई। दूसरी ट्यूब अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, और चांस तो हर वक्त ही होता है किसी न किसी चीज होने का, लेकिन एक एक्टोपिक के बाद और एक ट्यूब के बाद बहुत से लोगों के नॉर्मल बच्चे होते हैं। हिस्टेरेक्टमी इस लेवल पे वो क्यों पूछना चाह रही हैं मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन हिस्टेरेक्टमी में अगर आप मेनोपॉज को नहीं पहुंचे, यानी अगर आप 40s में अपनी हिस्टेरेक्टमी करा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, 30s के एंड में करा रहे हैं, तो ओवरीज रिमूव नहीं करवानी अनटिल अनलेस ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हो। यानी लेकिन अगर उनमें ओवेरियन सिस्ट नजर आ रही है तो वो भी आप सिस्ट रिमूव हो सकती है, क्योंकि ओवरीज में से हार्मोन्स निकलते हैं, और अगर किसी खातून के हार्मोन्स वाली चीज ही निकाल दी जाए तो वो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेनोपॉज से हार्मोनल डिक्लाइन होता है। तो खाली यूट्रस निकालना है अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ओवरीज नहीं निकालनी। लेकिन अगर मेनोपॉज के बाद यूट्रस निकाल रहे हैं अगेन ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो उस वक्त अगर आप ओवरीज निकाल दें, और उसे कहते हैं टोटल हिस्टेरेक्टमी। अगर टोटल हिस्टेरेक्टमी कर दें, टोटल हिस्टेरेक्टमी तो खैर सर्विक्स के साथ निकालने को कहते हैं, लेकिन यह है कि टोटल हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलैटरल सेल्पिंगोफ्रेक्टमी के जिसमें ट्यूब्स और ओवरीज भी निकाली जाती हैं, वो उस सूरत में जब आपको ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कैंसरस डेवलपमेंट हो, या फिर मेनोपॉज हो चुका हो। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये काशिफ साहब है, उन्होंने हमें लिखा है, वो ये कह रहे हैं कि 2021 में उनकी शादी हुई, उनकी उम्र 29 साल है और उनकी बीवी की 20 साल है। हमारी शादी के पहले महीने ही बच्चा हो गया था, लेकिन बच्चे के गिर्द पानी की ज्यादती की वजह से 7वें माह में पैदाइश हो गई और बच्चा ना बच सका। अब इलाज चल रहा है, दोबारा बच्चा नहीं हो रहा। अब अगर आप सीमन क्वालिटी बेहतर करने के लिए कोई तजवीज दें। सीमन क्वालिटी बेहतर करने के लिए एक ही तजवीज़ है, एक्सरसाइज करें, वेट कम करें, नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं, मोटापा कम करें, जो हाई कैलोरिक डाइट है और जो आर्टिफिशियल डाइट जिसको मैं हमेशा कहती हूँ फैशनेबल डाइट, क्रीम्स एंड ऑल दैट, वो खाना बंद करें। वो और तो सीमन क्वालिटी जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। ये नेचुरल रेमेडीज हैं, लेकिन अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम है तो आप एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के कोई दवाई भी ले सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी बीवी की उम्र अभी 20 साल है, तो अगर 4 साल पहले शादी हुई थी तो वो 16 साल की होगी। 16 साल की उम्र में उसे माँ बनाना, इट वाज लाइक नॉट जस्टिफाइड। बॉडी इस काबिल नहीं होती 16 साल की उम्र में कि उसके अंदर एक बच्चा डाल दिया जाए, और जो पानी की ज्यादती हुई और सारा कुछ हुआ वो शायद इसी वजह से होगा। और अभी आप धीरज रखें, लड़की की उम्र सिर्फ 20 साल है और आपकी 29 साल है, जिंदगी कहीं नहीं गुजर रही। आप इसको ज्यादा स्ट्रेस ना लें और इसको एज ए नॉर्मल हैपनिंग एक्सेप्ट करें और
अपनी बेगम का भी वजन कम कराएं, ऑयली चीजें खाना कम करना शुरू करें, और अगर वजन ज्यादा नहीं भी है तब भी लो कैलोरिक डाइट खाएं। देखें, लोग समझते हैं कि हमारा अगर हम मोटे हैं तो तब हमने कैलोरीज काउंट करना है। नहीं, अगर आप मोटे नहीं भी हैं तब भी आपने लो कैलोरिक डाइट खानी है। और लो कैलोरिक की मैं बार बार कहती हूँ, वो चीजें जो तली हुई ना हो, जिनमें बहुत ज्यादा ऑयल और घी वगैरह इस्तेमाल ना किया हो, बहुत मीठे इस्तेमाल ना किए हों, चीनी ना डाली गई हो, तो ऐसी चीजें जो बहुत ही हल्के ऑयल के साथ पकाई गई हों, रोटियां ज्यादा ना खाएं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादती हो जाती है, खीरे खाया करें, गाजरे खा। अच्छा, लोग अक्सर पूछते हैं कि ये पेट किससे भरें। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ के पेट रोटियों से भरना है, और फिर वो कहते हैं, और अगर आप कुछ कहें तो कहेंगे हाँ जी आप लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं। नहीं, चॉइसेस वही हैं, बेसिक सैलड्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अगर आप सैलड्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दें, मैं हर किसी को ये पूछती हूँ कि अगर खाने से पहले आप 4 खीरे और 4 मूलियां और 4 गाजरें खा लें तो मुझे ये बताइए आपके पेट में कितनी जगह बचेगी, आप कितनी रोटी डाल सकेंगे उसके अंदर। तो वो सारे कहते हैं हाँ लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा भाई, ज्यादा है तो 2-2 कर लें, लेकिन अपने पेट का तकरीबन स्टमक का आधा हिस्सा आप इससे भरें और बाकी के आधे हिस्से में आधा छोड़ दें और आधे में खाना डालें। तो आप मुझे बताएं, ऐसे करने से आपकी जो आजकल महंगाई का रोना है वो भी बेहतर होगा कि ऑयल खरीदना छोड़ दें, चीनी खरीदना छोड़ दें। क्यों पीते हैं शरबत, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। यानी मैंने शायद हमारे बचपन में रूह अफ़ज़ा और लेमन स्क्वॉश बना करता था, वो जो शीज़ान या पता नहीं किसका होता था, ठीक है, नहीं मिचल्स का लेमन स्क्वॉश, मिचल्स का। हमारे बचपन में घर में वो 2 बड़ी बोतलें आया करती थी, और आई डोंट नो हाउ, लेकिन मैंने बचपन से उन दोनों से कहा कि मैंने नहीं स्क्वॉशेस पीने। अब मुझे नहीं पता कि मेरे ज़हन में क्या था, लेकिन ये है कि मैंने उस जमाने में भी स्क्वॉशेस नहीं पिए। तो और देख लें, अच्छी भली हट्टी हट्टी हूँ, कुछ नहीं हुआ जिंदगी में कि अगर मैंने इन चीजों से अपने। तो आप लोग भी हर वो चीज जिसमें चीनी डलती हो और हर वो चीज जिसमें ऑयल डलता हो उसको कम से कम यूज करें। और फिर 3 ग्रुप्स हैं खाने के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम, और प्रोटीन अगर खा सकते हैं क्योंकि जाहिर है वो उसमें भी फिर वो महंगाई वो, लेकिन जो नेचुरल वेजिटेबल्स हैं सारी की सारी वो ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरह ग्रुपिंग करनी होती है आपने अपनी खुराक की। और दूसरी बात, तो आप सब्जियों की बात कर रही हैं और महंगाई का ग्रोथ, घरों में सब्जी नहीं उगाते, छोटे भी घर हैं तो 3 डब्बों में सब्जियां उग सकती हैं, लौकी, तुरई, बैंगन, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सारी वो सब्जियां हैं जो आप छोटी जगहों पे भी उगा सकते हैं। तो आप अपने बैल्कनी में रख सकते हैं, अगर आपके पास बैल्कनी है, अगर कोई छोटा सा बरामदा है तो उसमें रख सकते हैं, छत है तो वहां डब्बे रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप बाजार से सब्जी क्यों खरीदें अगर आपका मुल्क ऐसा है, मट्टी ऐसी है कि जहां हर सब्जी जल्द अज जल्द उगती है। ये तो अपने गमलों में उगाई हुई है, बिल्कुल, पालक, धनिया, हरी मिर्च, ठीक है, पुदीना, भिंडियां, ये सब तो आराम से, टमाटर, ये सब तो आराम से उग सकता है। तो मैं अपने साथ जो काम करते हैं उनको कहती हूँ तुम लोग हर वक्त रोना रोते हो उसके उगाइए, तो घर पे ये सब्जियां क्यों नहीं उगाते, मगर बात नहीं है, रोना क्यों रोते हैं। देखिए, मेहनत नहीं करनी,
मैंने कहा हर हमारे चीज गमलों में उगी हुई है भाई, टिनों में उगी हुई है, टिन डालडा के बड़े ऑयल के जो नहीं भाई, आपको तो कहेंगे फैशन के तौर पे उगाई हुई है ना, क्योंकि ये तो आप तो खरीद सकती हैं बाजार से, अमीर लोग, ठीक है, ये हमें नहीं, ये मेरा नसीहतें करती हैं। शौक है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि हाँ, इनको अगर कोई भी बात की जाए तो आगे से, जैसे अभी मुझे कोई बता रहा था कि किसी ब्लॉगर ने मेरे पे पूरा प्रोग्राम किया है कि ये क्या बात करती हैं, इन्हें क्या पता ग्राउंड फैक्ट्स के, ये तो मम्मी डैडी कल्चर से आई हैं, ठीक है। अब मैंने कहा और भाई अगर कोई मुझे पढ़ता हो ना तो उसे 100% पता चल जाए कि मैं मम्मी डैडी कल्चर से नहीं आई, मैं बिल्कुल आम मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई हूँ, और मैंने पूरा उस तरह की वो उससे वो सारी चीजों से, और मेरे अम्मा अब्बा गांव से ताल्लुक रखते थे, और मैंने अपना बचपन जो है वो नानी के घर गांव में गुजारा हुआ है, मुझे गांव की जिंदगी का भी पता है। और जो और ये भी सुना कहा गया कि इन्होंने ना कोई राइटर रखा हुआ है जो लिख लिख के देता है। इस बात पे तो मैं हंस हंस के बेहाल हो गई, और मैंने कहा सदके जाऊं इस ख्याल की परवाज के, काश मेरे पास इतने फालतू पैसे होते लोगों का बिल्कुल कहाँ तक होता है, ये आपको अंदाजा ही नहीं होता है। कि मैंने कहा काश मेरे पास इतने फालतू पैसे होते कि मैंने 3-4 राइटर्स रखे होते जो दिन रात मेरे लिए नॉवेल्स और किताबें लिख रहे होते। यानी आपको मेरी गुफ्तगू से, मेरी स्पॉन्टेनियस उस लैंग्वेज से वो यकीन नहीं आता कि मैं खुद लिख सकती हूँ। लेकिन नहीं जी, ये डॉक्टर हैं, ये कहाँ से एकदम उठी और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया ऑल ऑफ ए सडन। तो इन्होंने ना जरूर कोई 3-4 राइटर ढूंढे, उनको पैसे देती हैं, बाहर की दुनिया से कमाती हैं, पैसे देती हैं, और बस अब आके तो हमें लेक्चर पिलाना शुरू हो गई हैं। मैंने कहा वाह क्या है भाई उड़ान आपके ख्यालात की। सही जी। शायस्ता, अगला सवाल। अच्छा हाँ प्रिया, अगर तुम सवाल कमेंट्स में लिख दो तो मैं वहां से पढ़ दूंगी, क्योंकि मैं उस इनबॉक्स खोल नहीं सकती। एक और सवाल मैं शामिल करती हूँ। ये जी डॉक्टर शाहरुख फातिमा है, वो लिख रही है जी, करंटली वर्किंग एज रेजिडेंट ट्रेनी एट अ टीचिंग हॉस्पिटल, आई ऑलरेडी हैव 2 kids and now today I got to know that I am 3rd time pregnant with a 6 weeks baby by days. Actually, I was breastfeeding my youngest child who is 8 months old. I don't want to continue this pregnancy as I'm already facing difficulty for raising these 2 kids. And I have to look after a family of my in-laws too. I'm really worried as being a Muslim. I think I can't opt for miscarriage. Kindly guide me. साथ ही वो लिखती हैं, what should I do at this stage? It's my 4th year of residency, just started. I don't want to quit my training at this stage. I have already availed 2 maternity leaves. Actually, I had my exams 2 days before and I had a plan of contraceptives implant after exam and didn't take any contraceptive pill because I was thinking it would reduce my milk supply, but due to my irresponsible behavior, I am pregnant again. अच्छा, अब वो खुद ही मान गई हैं कि उनका एटीट्यूड इररिस्पॉन्सिबल था, वरना अभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खूब डांट पिलाऊं कि अरे लड़की, जब 4 साल की रेजिडेंसी के बाद तुम्हें कॉन्ट्रासेप्शन करनी नहीं आई तो मरीजों को क्या खाक बताओगी? और 8 महीने हो गए बच्चे को दूध पिलाते हुए, तो मेरा ख्याल था प्रेगनेंसी नहीं होगी। नो, ब्रेस्ट फीडिंग इज लाइक, अगर बेशक आपको पीरियड्स ना भी आ रहे हों तब भी ये हमारी गायनाकोलॉजी की ABC है। ABC ये है कि अगर आपको पीरियड्स नहीं भी आ रहे और आप ब्रेस्ट फीड करवा भी रहे हैं तब भी ओव्यूलेशन होने के चांसेस हैं। और प्रेगनेंसी और ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि यानी जो मिल्क प्रोडक्शन आपने कहा कि पिल्स लेने से कम हो जाएगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से कम होती है, POP से कम नहीं होती, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल से। तो अब लड़की मुझे बताओ, तुमने इम्तिहानों में पास क्या करना है अगर तुम्हें POPs का नहीं पता था? आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट शोज दैट हाउ डिफेक्टिव आवर ट्रेनिंग इज, एंड the people who do this training and they pass their exams, they are called consultants in Pakistan. So imagine that
what type of consultants they will be and how they guide to the others. बहरहाल अब इतना कहना तो मेरा हक बनता था, क्योंकि तुम ने प्रोफेशन के एंड पे पहुंच चुकी हो और ये सारा कुछ हो चुका है। बाकी जो रहा, जो तुमने कहा कि तुम प्रेगनेंसी नहीं चाहती हो, डेफिनेटली तुम्हें भी पता होगा कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के क्या तरीके हैं। मजहब के उसमें मैं नहीं जाना चाहती, वो हर किसी का अपना मसला है। तुम अगर समझती हो कि तुम्हें मजहब ये इजाजत देता है, यानी तुम्हारे कॉन्सेप्ट या ख्यालात के मुताबिक, तो डू वॉट एवर यू थिंक दैट इज राइट। ओके, मैं मजहब की चीजों में बिल्कुल, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मशवरे देती हूँ, लेकिन मैं मजहब की चीजों में नहीं आती। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं थोड़ा सा गैप देती हूँ ना, ये मैं इसलिए देती हूँ कि YouTube की वीडियोस के लिए ना हमारा इतना ज्यादा वो होता है, तो वो फिर वहाँ गैप देना जरा मुश्किल हो जाता है। तो मैं डॉक्टर तायरा कहती हूँ कि यार ये सवाल क्यों नहीं पूछते। नहीं, अच्छा, अच्छा, ये एक सवाल है, वो कह रही मेरी शादी 2020 में हुई और दूसरे महीने मैंने कंसीव किया। रेगुलर चेकअप के बावजूद 18th वीक पर जब डॉक्टर के पास गई तो बच्चे की धड़कन नहीं थी, DNC हो गया। 9 महीने के बाद दोबारा कंसीव किया और फिर एक सेहतमंद बेटी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सी सेक्शन से। फिर 9 महीने बाद कंसीव किया, लेकिन वो बच्चा शुरू से ही ग्रो नहीं किया। लेकिन डॉक्टर ने 2 महीने इंतजार किया कि हार्ट बीट आ जाएगी, लेकिन वो भी DNC हो गई। बज़ाहिर हर टेस्ट रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड सही है, लेकिन इस बार फिर मिसकैरेज हो गया। मुझे अंदर, इस मिसकैरेज ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। मुझे गाइड कर दें कि फ्यूचर में अब जब कंसीव करूँ तो क्या एहतियात की जाए या ये अजियत ना उठानी पड़े, कि ये अजियत ना उठानी। 9 महीने कंसीव कर क्यों रही है वैसे? हाँ, यानी कि मैं तो यही हैरान हो रही हूँ कि 2020 में शादी हुई है और 2023 तक इतनी लंबी स्टोरी बन चुकी है, जिसमें फर्स्ट मिसकैरेज, देन नॉर्मल प्रेगनेंसी, देन मिसकैरेज, देन अनदर अगेन मिसकैरेज, 3 मिसकैरेजेस एंड चौथी प्रेगनेंसी। तो तकरीबन 3 सालों में 4 प्रेगनेंसियां। अरे लड़की, क्यों अपने हाल पे कुछ रहम खाओ, और खुदा के लिए मुझे ससुराल और शौहर की स्टोरी मत सुनाना कि वो चैन नहीं लेने देते। नहीं चैन लेने देते, ना चैन लें, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन करो बगैर बताए हुए, और अगर वो राजी नहीं होते तो बगैर बताए हुए करो, गोलियां खाओ, कुछ करो, अपनी बॉडी पे रहम करो, वरना ये बॉडी तुम्हारी 40-50 के बाद तुम्हारा वो हशर करेगी कि तुमसे उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये मशीन नहीं है ये बॉडी जिससे हर साल का एक ना एक बच्चा निकल आए। ये एज और है, इस एज में महसूस नहीं होता, लेकिन एवरी प्रेगनेंसी टेक्स टैक्स फ्रॉम द वुमन बॉडी। एवरी प्रेगनेंसी, एवरी मिसकैरेज टेक्स अ टैक्स फ्रॉम। हर प्रेगनेंसी तुम्हारा इमोशनल, तुम्हारा फिजिकल, तुम्हारा हर चीज को डिटीरियोरेट करती है। दिस इज ए प्रूवन रिसर्च। सो किसने कहा है कि हर साल प्रेग्नेंट होके बैठ जाओ? ठीक है, मिसकैरेजेस हुए हैं, लेकिन एक मिसकैरेज के बाद भी अगर तुम वक्फा दो 2 साल का और एक बेटी मौजूद है, what the other child will give you what that daughter has not given you। माँ बनना था, बन गई, लोगों को दिखाना था बच्चा, दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरे बच्चे को, ठीक है, लोग आप समझती जो नहीं है भाई ताहिरा, कैसे आप लिखती हैं इतना कुछ? बेटा जो चाहिए होगा, औलाद नरीना, खानदान का नाम रोशन करेगा, वारिस होगा, नाम कौन चलाएगा? बेटी तो नहीं चलाएगी ना। वैसे खानदान के नाम में है क्या? खानदान में पिकासो है या खानदान में या खानदान में कुछ तो है जिसके लिए अब बेटा तो चाहिए। मुझे ये बताइए, हम सब में से किसी को अपने परदादा का नाम आता है या लकड़दादा का नाम आता है? मुझे तो इस पे हैरत होती थी, मेरे शौहर का खानदान कैसे चलेगा, मेरी तो एक ही बेटी है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि लाइक कौन सा नाम? पिकासो है आपके खानदान में या कुछ और है इसी से, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह करने के बाद भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में है तो फिर तीसरे और चौथे की भी कोशिश क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं समझती हूँ कि
यानी मेरे, हालांकि यानी कि अब मैं बहुत काम कर रही हूँ, आप बहुत काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी नहीं समझा हाय हाय कि खानदान का नाम कैसे चलेगा या आपके खानदान का नाम कैसे। भाई हर बंदा इस दुनिया में एक इंडिविजुअल होता है और उस बंदे ने अपने हिस्से का काम करना होता है। ये नामो निशान चलाने वाले, मुझे अपने दादा का नाम आता है बट आई एम सॉरी टू से मुझे दादा के अब्बा का नाम नहीं आता, बिल्कुल और नहीं और भी किसी को नहीं आता होगा, तो कौन सा नाम ठीक है। और मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को भी अपने दादा का नाम आता है लेकिन दादा के अब्बा का नाम नहीं आता, नाना का नाम आता है, नाना के अब्बा का नाम नहीं आता। तो 2 जनरेशन के बाद तो किसी को कुछ भी याद नहीं रहता, कब्रों के निशान भी मिट जाते हैं। तो प्लीज खवातीन थोड़ी अक्ल नु हाथ पाओ अक्ल नु, ठीक है। और आई डोंट नो कब समझेंगी। और अपना स्टैंड लेना सीखें। जिंदगी में कोई आपको ये बिल्कुल नहीं कहेगा प्यारी बीवी, प्यारी बहू, अच्छा जो तुम जी चाहे करो, ये तो बहन सानू में किसी नहीं सीखा, ठीक है। हमने भी लड़ झगड़ के अपनी राह या स्टैंड लेके अपनी जगह खुद पैदा की है। तो आप इतनी बीबी लड़की अगर बनेंगी कि उनकी मोम की नाक जिसे कहते हैं कि जैसे जिस तरफ मोड़ो वो उधर ही मुड़ के बैठ जाए, तो फिर तो बेटा अल्लाह हाफिज। और आपको आपके राइट्स, आपको आपकी से आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है कोई आपको प्लेट पे रख के नहीं देने वाला। इसके लिए आपने खुद अपने पाँव पे खड़े होना है और अपने बच्चों के लिए होना है। बेटी आपने पैदा कर ली, अब आप अभी से आपका ये हाल है, उस बेटी को पालेंगी कैसे? उस बेटी को एक इंडिपेंडेंट सोचने वाली औरत कैसे बनाएंगी, या अपने जैसी ही एक खातून बना देंगी जो दूसरों पे जाके इस कदर डिपेंडेंट हो जाए और 3 साल में 4 हमल करके बैठ जाए और उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हो एट दिस यंग एज। मैं वैसे हैरान हूँ इनमें इतनी कैसे बर्दाश्त आ जाती है ये सब करने की। अच्छा डॉक्टर तायरा, सवाल में शामिल कर रही हूँ, कह रही है मैम मेरा एक बेटा है 4 साल का और लास्ट ईयर 2 दफा मिसकैरेज हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अब कंसीव नहीं कर पा रही, प्लीज गाइड मी। ये सबाहत है बुरे वाला से। AMH करवा लें, मैंने पहले भी कहा है AMH करवा लें। जितने लोग इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, अगर मेल साहब हैं तो वो सीमन करा लें, फीमेल हैं तो अपना AMH करा लें। ये दोनों टेस्ट जो हैं वो बहुत डिसाइसिव होते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। बिल्कुल। और तीसरा टेस्ट अगर मिसकैरेज हुआ हो तो फिर दोनों ट्यूब्स को चेक करवाना होता है अगर आपकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक आध बच्चा या एक आध प्रेगनेंसी हो गई हुई है और उसके बाद अगला नहीं हो रहा, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसको कहते हैं जिसने कभी कंसीव ना किया हो। तो अगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी में तो हम ट्यूब्स नहीं चेक कराते हैं, लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में हम ट्यूब्स चेक करा लेते हैं कि कहीं मिसकैरेज के दौरान कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो गई हो। तो एक टेस्ट आता है जिसे कहते हैं HSG, H फॉर hen, S फॉर सन, G फॉर गोट, हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, लेकिन उसका एब्रीविएशन है HSG। तो वो किसी भी ऐसे सेंटर में जहां होता हो वहां जाके कहेंगे जी हमें HSG करानी है पीरियड्स के फौरन बाद, तो उससे आपको ट्यूबल स्टेटस पता चल जाएगा। ये मैं टेस्ट इसलिए बता रही हूँ कि आप सारे मुझसे पूछते हैं बताएं क्या करूं, बताएं क्या करूं, तो ये करें और उसके बाद अपने टेस्टों की रिपोर्टें लगा के फिर अगला स्टेप। ऑनलाइन तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर तायरा, एजोस्पर्मिया का पूछ रही है, वो कह रही कि इसकी ट्रीटमेंट और बेस्ट डॉक्टर कोई कराची में, कोई एक्सपर्ट IVF और ICSI का। एजोस्पर्मिया का अब मुझे नहीं पता कौन सा वाला है, मैंने 2 दफा इस पे लिखा है, ऑब्स्ट्रक्शनल एजोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्शनल एजोस्पर्मिया, उन्हें चेक करवाना है अपना सारा कुछ, तो वो एंड्रोलॉजिस्ट से चेक कराएंगी
और उसके बाद एंड्रोलॉजिस्ट से जो भी वो उन्होंने रीजन हुआ, इसमें हमेशा हर प्रॉब्लम का आप हमेशा याद रखिए, ट्रीट द कॉज। हर प्रॉब्लम का ट्रीट द कॉज, और अगर कॉज नहीं आता तो फिर उसके बाद समटाइम्स इट्स नो कॉज इज देयर एंड प्रॉब्लम इज देयर, तो फिर उसकी भी चीजें होती हैं ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो सीमन अंडर आता है एंड्रोलॉजिस्ट के, सीमन को गायनाकोलॉजिस्ट ट्रीट नहीं करती, ठीक है। और तो ये है। अब बताइए और बताइए। ये कह रही है कि जी मेरी प्रेगनेंसी का 35वां वीक है और HB लेवल 9.4 है, क्या मुझे डाइट से HB लेवल पूरा करना चाहिए या ड्रिप लगवानी चाहिए? क्योंकि मैं शुरू से सरकारी अस्पताल जा रही हूँ, वहाँ की डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट नहीं किया। जरूर जवाब दें। 9.4 बहुत कम है, और डिलीवरी के वक्त मजीद कम हो जाएगा तो इन्हें बाद में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। इस वक्त डाइट से ये रिकवर नहीं हो सकता 35 वीक्स पे, तो इन्हें कहिए कि ये ड्रिप लगवा लें, कम से कम 3 ड्रिप्स आयरन की जरूर लगवाएं, 3 या 4। उसके पाकिस्तान में उन इंजेक्शंस का नाम है वीनोफर, और उससे और भी बहुत मिलते जुलते इंजेक्शंस हैं। वो एक छोटी सी ड्रिप में 100 मिल्स की एक ड्रिप होती है, यानी कि आधी पेप्सी छोटी, उसमें वो 2 इंजेक्शन डाल के वो लगाए जाते हैं। तो उससे ये है कि आयरन स्टोर्स आपके बिल्डअप हो जाते हैं। इस तरह सारे पाकिस्तान की खवातीन को, क्योंकि हमारे यहाँ खून की कमी बहुत ज्यादा है, एक टेस्ट करवाना चाहिए फेरेटिन। फेरेटिन FERRITIN। फेरेटिन से ये पता चल जाता है कि आपके जिसमें आयरन का स्टोर कितना है, स्टोर कम है या ज्यादा है। बार हीमोग्लोबिन 11 या 12 भी हो तो आपका स्टोर जो है वो तकरीबन नील होता है, और उसकी वजह से आपकी जनरल हेल्थ बहुत खराब होती है। तो फेरेटिन अगर आप करवा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में आयरन है ही नहीं, और आपको अपना स्टोर बिल्डअप करने की जरूरत है, ताकि बॉडी को जब भी आयरन की जरूरत हो वो स्टोर से ले ले, क्योंकि आयरन हर चीज के लिए जरूरी है। आप जो सांस लेते हैं इसके लिए भी जो हीमोग्लोबिन है वो उसके जरिए ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। बाल, स्किन, आंखें, बच्चा, हड्डियां, हर चीज जो है वो हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करती है। तो सोचिए अगर आयरन स्टोर ही नहीं होगा और हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन अगर 5 या 6 से कम हो जाए तो हमें फौरन ब्लड लगाना पड़ता है, क्योंकि बंदा क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाता है। तो अब सोच लें कि हीमोग्लोबिन मॉनिटर करना और उसको इम्प्रूव करना कितना अहम है। और हमारे मुल्क में खवातीन अनीमिया को रिकवर ही नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे 3 साल में 4 बच्चे और फिर उसके बाद मुसलसल माहवारियां, तो खून का इतना लॉस होता है कि अनीमिया जो है वो हमारे मुल्क में क्रॉनिक अनीमिया बन जाता है। और खवातीन जो जो हर वक्त कंप्लेन करती हैं जिस्म में इधर दर्द है, उधर दर्द है, उधर दर्द है, अब कैफियत ये है, वो सब अनीमिया की वजह से होता है। ओके अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये ऑब्वियसली जो हमने ऊपर डिस्कशन इतनी ज्यादा कर ली है उसके नतीजे में यही हो सकता है। वो सवाल कर रही हैं कि आई एम इन पेन, प्लीज हेल्प, आई एम 37 years old, 5 नॉर्मल केस ऑफ किड्स, 2 मिसकैरेजेस, यूट्रस नीचे आ गई है। अब जिस पर आपने पोस्ट भी लिखी थी, मुझे हेल्प बताएं प्लीज, आई एम सुपर स्कैर्ड नाउ, नीचे नीचे बहुत वेट फील होता है, टेल मी सॉल्यूशन, गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प लूं या किसी सर्जन से, एक्सरसाइज भी बताएं और डाइट भी बताएं। नेवर सर्जन। ये गायनी के मसले हैं, 2 हल हैं। यूट्रस अगर लूज हो गई हो और बोझ महसूस होता हो, कीगल एक्सरसाइजेस तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप कीगल एक्सरसाइजेस करें, लेकिन कीगल एक्सरसाइजेस बहुत शुरू में अगर ये हो रहा हो तो तब हेल्प करती हैं। अगर यूट्रस ज्यादा नीचे आ जाए तो एक रिंग आता है, उसको कहते हैं रिंग पेसरी, और वो वजाइना में रख देते हैं उस रिंग को, ठीक है, और वो होल्ड करता है यूट्रस को ऊपर, तो आपको वजन महसूस नहीं होता। और उसके रेगुलर चेकअप्स होते हैं बाय द गायनेकोलॉजिस्ट। आप जाके चेक कराते रहते हैं कि अंदर उस रिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। वो रिंग वैसे सॉफ्ट रबर का बना होता है, और उसको जब ऊपर रखते हैं तो वो इस शेप में रखा होता है कि वो यूट्रस को ऊपर कर देता है। दूसरा हल जो परमानेंट हल है वो ये है
कि जी बांस ही निकलवा दें, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, यूट्रस निकलवाएं, सुख का सांस लें, ना पीरियड आएगा, ना बोझ पड़ेगा, ना सारा कुछ। तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे ऑप्ट करें कि जी मुझे मेरी वजाइनल हिस्टेक्टमी कर दें, ठीक है। वजाइना के रास्ते यूट्रस जो लूज हो गए होते हैं उनको हम नीचे से निकालते हैं, वजाइना के रास्ते से निकालते हैं, और उस प्रोसीजर को हम कहते हैं वजाइनल हिस्टेक्टमी। उसमें ओवरीज हम नहीं निकालते, सिर्फ यूट्रस निकालते हैं, और अगर मसाना भी उसके साथ नीचे आया हो तो उसकी रिपेयर कर देते हैं। तो ये है जी हाल। 5 मिनट रह गए तो मैं सवाल करूं या कुछ आराम जल्दी से, करूं? नहीं जल्दी से करें। अच्छा कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तायरा, ये सवाल है, वो कह रही है मेरी प्रेगनेंसी का भी 8वां महीना चल रहा है, मुझे 6ठे महीने से डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का पानी कम है, तब से मुझे ड्रिप्स लग रही हैं, अब तक पानी पूरा नहीं हुआ। मैंने पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, 3 लीटर पानी, और उससे भी ज्यादा पीने की कोशिश करती हूँ, ड्रिप्स भी लग रही हैं, फिर भी पानी कम है। पानी कम होने की क्या वजह है? क्या 9 माह तक ड्रिप्स लगेंगी मुझे? आई डोंट नो तायरा, ड्रिप्स लग रही हैं। बस बस इन बस ड्रिप्स बस से कोई बस बस नुकसान बस है? बस मेरी हिम्मत नहीं रही आगे सुनने की। इसलिए कि ये जो जिस भी डॉक्टर के पास जा रही हैं, उस डॉक्टर को मेरी तरफ से जाके सलाम और आदाब, कि जो कि बच्चे का पानी कम होने की सूरत में उन्हें ड्रिप्स लगा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं, और इन्हें पानी पीने का कह दिया है। खुदा के लिए ये वो वाला बच्चे के गिर्द पानी वो नहीं होता जो आप 3 लीटर पिए और सीधा बच्चे के गिर्द गिर्द चला जाए, और ना ही वो ड्रिप से पानी होता है। वो पानी याद रखें बच्चा खुद बनाता है, बच्चा पेशाब करता है और उसके बाद फिर वही पानी पीता है और फिर पेशाब करता है, ठीक है। ये बच्चे के गिर्द जो पानी है वो उसके बनने का मैकेनिज्म ये है कि बच्चा पेशाब करता है, उसे पीता है और फिर पेशाब करता है, और वो पानी इसलिए कम होता है कि बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह ये नहीं होती कि आपने पानी कम पिया है या आपके जिस्म में पानी कम है और अब आपको ड्रिप लगाने की जरूरत है। तो उस डॉक्टर को अस्सलाम वालेकुम और उनको शावा पुत्र, बहुत चंगी डॉक्टरी किसी कर रहे हो, ठीक है। मैं सुन के बड़ी खुश हुई। और आप लोगों की सब पे, आप लोगों को अब समझ आया कि क्या है मेरा गायनी फेमिनिज्म। ये है गायनी फेमिनिज्म के खुदा दे वास्ते तुसी समझ लो, जो डॉक्टरां को नहीं कोई जानता तो तुसी समझ पढ़ लो कि लेस लाइकर को उस पानी को लाइकर कहा जाता है, और लेस लाइकर को की एक एब्रिविएशन है जिसे कहते हैं ओलिगोहाइड्रेमियोस। जो पहले अभी पानी ज्यादा होने वाली एक टर्मिनोलॉजी आई थी, एक बच्ची ने लिखा था कि पानी ज्यादा हो गया था या साहब ने कहा था, उस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं पॉलीहाइड्रेमियोस। पानी ज्यादा हो जाए तो पॉलीहाइड्रेमियोस, पानी कम हो जाए तो ओलिगोहाइड्रेमियोस। दोनों के डिफरेंट रीजंस है। ओलिगोहाइड्रेमियोस का रीजन ये है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है, बच्चा इस काबिल किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है कि वो ज्यादा पानी नहीं पी रहा और ज्यादा पेशाब नहीं कर रहा। आप चाहे 6 लीटर पानी पी लें, आपके पानी से बच्चे के पानी का कोई ताल्लुक नहीं है, और आप चाहे 100 ड्रिपें लगवा लें, उस ड्रिप का बच्चे की ड्रिप से, बच्चे के पानी से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक भी। उफ, अब इसके बाद मजीद कोई सवाल ना करना, मेरा तो जो है ना वो दिल बैठ गया। ये सवाल मैं करती हूँ कि वो शायद पिछले फेसबुक लाइव में उन्होंने किया था और वो इंतजार कर रही है, बस ये लास्ट छोटा सा है। मेरा तो दिल बैठ गया। सॉरी मैंने नहीं सुना। सारा है, मैं 23 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ, मेरा शुगर लेवल कल से बहुत ज्यादा है, मेरी एक बेटी है, 8 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई है, डॉक्टर साहिबा काइंडली कोई दवा सजेस्ट कर दें। वो ये कह रही हैं कि 10 साल बाद पहली बार प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी 8 हफ्ते मुकम्मल 9 हफ्ता चल रहा है। डॉक्टर साहिबा से अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने बताया कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही, तो प्लीज बताएं कि मैं क्या करूं। हार्ट बीट नहीं चल रही? हाँ। और शुगर, हार्ट बीट, एज कितनी है? एज इन्होंने एज नहीं लिखी हुई, शी सेड कि मैं 23 वीक्स प्रेग्नेंट है। अच्छा, एक तो बात यह है कि अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही तो इसका मतलब यह है कि मिसकैरेज हो चुका है। मैंने पिछली दफा बताया था कि अगर हार्ट बीट नहीं है तो फिर वो मिसकैरेज है, ठीक है, यानी मिस हो गया। और दूसरी बात है कि अगर शुगर बहुत ज्यादा है तो बहन
शुगर ज्यादा होना सबसे बड़ा खतरा होता है बच्चे का मिसकैरेज होने में। मैंने पिछली दफा भी बताया था कि ज्यादा शुगर बच्चा हैंडल नहीं कर सकता, और आपकी जो तो कंसीव करने से पहले ही या शुरू में ही शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी ना इस सिलसिले में टेस्ट कराता है ना बताता है। एक टेस्ट है, मैंने पिछली दफा भी बताया था, ग्लाइकेटेड HB या HbA1c। वो अगर आप शुगर के पहले से मरीज हैं तो वो कराना चाहिए, या फिर एक टेस्ट आता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो कराना चाहिए। और अगर वो नॉर्मल हो तो फिर आपको शुगर्स कंट्रोल करनी चाहिए, रोटी चावल मीठा खाना छोड़ना चाहिए, और साथ में फिर दवाई ऐड करनी चाहिए। लेकिन अब ये दोबारा हमें बताएं कि अगर बच्चा मिसकैरेज हो चुका है तो फिर तो जाहिर है ये टर्मिनेट करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो कम से कम अगले हफ्ते तक OGTT और A1C जो है वो करा के उसका रिजल्ट बता दें तो मैं गाइड कर दूंगी। That's all from me now. कौन इजाजत दो, मेरा दिल जो है ना ये डॉक्टरी नुस्खे सुन डॉक्टर के तायरा, नहीं, मरीज तो बेचारे जो हैं ही हैं, जो डॉक्टर्स उनके साथ कर रहे हैं ना, उसमें भी जो है बस आपको ये इतनी ही डॉक्टरी है लोगों की, और इतना ही। लेकिन जैसा माशरा होता है ना वैसे ही डॉक्टर होते हैं। आप अगर सच नहीं बोल सकते, आप अगर ऑनेस्ट नहीं हैं किसी भी मकाम पे, अगर आप टीचर हैं ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप दुकानदार हैं ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें डिसऑनेस्ट हैं, तो आपको डिसऑनेस्ट लोग ही मिलेंगे हर जगह। आपको फिर ऑनेस्ट लोग आप डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल ठीक। इसी पे हम अपना प्रोग्राम आज का खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जुम्मे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।